हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अब हमें यह चेक करना है कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और हमें कहाँ तक करनी है। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज़ को, और उन्हीं एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम थियरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक करिए। चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त का निर्माण है। देखिए, यहाँ सीधे सीधे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के बारे में पूछा है। इसका मतलब FLN के बारे में पूछा है। FLN क्या होता है? देखिए, जो FLN होता है उसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब फाउंडेशनल मतलब हमें क्या देना है कि बच्चों को आधारभूत जो संख्या ज्ञान है, उनको थोड़ी बहुत संख्या के ज्ञान हो जाए, वो थोड़ा बहुत पढ़ सके, उसी को हम लोग बोलते हैं FLN। NEP 2020 में FLN के बारे में काफ़ी जोर दिया गया है, FLN को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब कक्षा 3 की बात होती है तो कक्षा 3 में बच्चों को लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना आ जाए, यही हमारा FLN का उद्देश्य है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा है सुनने और बोलने का कौशल, दूसरा हमारा है साक्षरता और संख्या ज्ञान, तीसरा हमारा है संगीत और नृत्य कौशल, चौथा हमारा है ड्राइंग और कलर करने का कौशल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता और न्यूमरेसी मतलब होता है संख्या ज्ञान। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा और जान लीजिए कि यह साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित है। इस पे अलग से एक वीडियो है, आप लोग इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हम लोग बोलते हैं RTE 2009, कि किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या फिर निजी शिक्षण गतिविधियों में शामिल नहीं कर सकता है। ये तो सबको पता है, लेकिन हमारे एग्जाम में ये पूछता है कि यह किस धारा में वर्णन इसका है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है धारा 25, दूसरा हमारा है धारा 28, तीसरा हमारा है धारा 27, चौथा हमारा है धारा 30। तो आप लोग बताइए। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। धारा 28 में ही कहा गया है कि जो सरकारी अध्यापक है वह किसी भी निजी ट्यूशन या तो अपने घर पे या तो किसी और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो नहीं पढ़ा सकते। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, धारा 28। वहीं अगर हम लोग धारा 25 की बात करें तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, छात्र और शिक्षक अनुपात के बारे में। धारा 25 कहता है कि जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा वो 30 छात्र पर एक टीचर होगा। 30 छात्र रहेंगे तो एक टीचर, ये सभी को पता है। वहीं अगर हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहाँ है कि 35 बच्चों पे एक टीचर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हमें क्या करना है कि जो प्राइमरी स्तर की बात जब करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि 30 बच्चों पे एक टीचर, और अगर उच्च प्राइमरी स्तर की बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे 35 बच्चों पे एक टीचर। देखिए, यहाँ जब बात आती है 200 से अधिक बच्चों की, हम याद रखेंगे कि जब भी हमारे स्कूल में अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो जो वहाँ पे छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होता है वो हो जाता है आपका 40:1 का, मतलब 40 छात्र पे एक टीचर। ये आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये नोट करने वाली बात है। तो हमारा धारा 25 क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन हमारा है 30%, 25%, 40% और 10%। तो देखिए, आप लोग भी जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो हमारे प्राइवेट संस्थान होते हैं, उनमें गरीब बच्चों के लिए 25% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं। उन पे हम कभी भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है स्कूल द्वारा तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। तो हम याद रखेंगे कि 25% सीटें जो होती हैं वो गरीब छात्रों के लिए रिजर्व होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो। देखिए, पॉक्सो एक्ट जो है वो 14 नवंबर 2012 को आया था। 14 नवंबर 2012 को आया था। तो ये क्या था कि ये जो बच्चे होते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो जुड़े होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
जहाँ हम लोग बोल सकते हैं 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए था, तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो देखिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन हमारा है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। दूसरा हमारा है द प्रोटेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तीसरा हमारा है द प्रोटेस्ट एंड केयर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। चौथा हमारा है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है चिल्ड्रेन और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा है चाइल्ड। तो हमें याद करना है कि यहाँ जो सी का मतलब है वो आपके चिल्ड्रेन से लिया गया है। तो आप लोग पॉक्सो का फुल फॉर्म याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे कि जो पॉक्सो एक्ट है वो 14 नवंबर 2012 में आया हुआ था और ये 18 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं जो उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होती है वो उसके लिए कानून का प्रावधान करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है भारतीय संविधान में शिक्षा किस अनुसूची का विषय है। अब हम लोग शिक्षा किस अनुसूची का विषय है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट सूची। तो हम जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 3 सूचियां हैं उसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए जो शिक्षा हमारा पहले था वो क्या था, राज्य सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन जब से 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में जब हुआ था, तो शिक्षा को क्या किया गया था कि राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो शिक्षा हमारा क्या हो गया, समवर्ती सूची का विषय हो गया। देखिए समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं उसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का है। एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए कि जब NEP 2020 आया था तो उसमें क्या कहा गया था कि GDP का 6% हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा पे खर्च करेंगे। अब आप सोच सकते हैं GDP का 6% कितना बड़ा अमाउंट जाता है, शिक्षा पे खर्च करने की बात कही गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची का विषय है। आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका है। ऑप्शन है पॉलिसी तैयार करना, दूसरा है कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना, तीसरा हमारा है योजना का इंतजार करना, चौथा हमारा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का यह भूमिका होना चाहिए कि वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना भी बनाए और उसको क्रियान्वित करे। सिर्फ योजना बनाने से क्या काम नहीं चलेगी, उसको क्रियान्वित करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी तैयार करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक हम लोग पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा। देखिए यहाँ NCERT क्या करेगा, जो FLN हम लोग का आया था फाउंडेशनल लिटरेसी ऑन एंड न्यूमरेसी जो आया हुआ था, उसमें NCERT का क्या रोल है, तो वो हमें क्या प्रदान करेगा। पहला हमारा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, दूसरा हमारा है शिक्षण योजना, तीसरा हमारा है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, चौथा हमारा है कार्य पुस्तिका। तो देखिए जो NCERT होती है वो हमें पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितना है। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा तो यही बन जाता है कि RTE एक्ट आया कब था, तो हम लोग बोलेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था वो 2009 में आया हुआ था। पहला क्वेश्चन हमारा ये बन गया। दूसरा हमारा पूछा ही है कि न्यूनतम प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे है, मतलब एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने कार्य घंटे करना चाहिए, मतलब कितने घंटे कार्य करना चाहिए। हमारा ऑप्शन है 40 घंटे, दूसरा है 45 घंटे, तीसरा है 50 घंटे, चौथा है 43 घंटे। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है RTE एक्ट को, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाने हैं। तो देखिए इसके हिसाब से हमारा क्या है 45 घंटे। हमारा 45 घंटे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि RTE एक्ट 2009 में कहा गया था कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में मतलब 7 दिन में 45 घंटे पढ़ाना ही चाहिए। वहीं अगर हम लोग
पूरे साल की बात करें, अगर हम लोग 365 दिन की बात करें, तो अगर छुट्टियों को हम लोग काट दें तो 200 दिन में दो मतलब 365 जो दिन होता है उसमें हमें क्या करना है, 200 दिन तक पढ़ाना है और 800 घंटे पढ़ाना है। ये तो हमारा हो गया प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे हमें एक साल में 200 दिन पढ़ाना है और 800 घंटे। ये 200 दिन पढ़ाना है और 800 घंटे, ये हमारा हो गया प्राथमिक स्तर पे। लेकिन अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, तो अपर प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक होते हैं उन्हें 220 घंटे पढ़ाना है और कितने दिन तक, 1000। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि 220 दिन और 1000 घंटे, 220 दिन और 1000 घंटे जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाना होता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले, यहाँ प्रारंभिक कक्षा की बात की गई है, में पढ़ने वाले बच्चों को विस्तारित किया जाएगा, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन हमारा है कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं, दूसरा हमारा है कक्षा 2 से पहले की कक्षाएं, तीसरा हमारा है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, चौथा हमारा है कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं। तो देखिए, जब हम एडमिशन बच्चे कराते हैं, जब हमारा बच्चा 6 साल का हो जाता है, तो हम लोग किस क्लास में एडमिशन कराते हैं, क्लास 1 में। NEP 2020 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक हमारा बच्चा 6 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग उसको क्लास 1 में एडमिशन नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम कक्षा 1 में जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्राथमिक स्कूल में गए हैं पढ़ने। तो प्राथमिक स्कूल की यहाँ बात नहीं की गई है, यहाँ प्रारंभिक कक्षा की बात कही गई है। मतलब प्राथमिक स्कूल से पहले की कक्षा, मतलब आंगनवाड़ी वाली जो प्रोसेस होती है बच्चों की 3 साल के बाद, उसकी बात की गई है। तो हम जानते हैं जब हमारा बच्चा 3 से लेकर 5 साल का होता है तब वो स्कूल में नहीं गया रहता है, मतलब प्राथमिक कक्षा में नहीं गया रहता है। तो उसकी जो पहले की जो प्राथमिक कक्षा की जो पहले की कक्षा होती है उसको हम लोग प्रारंभिक कक्षा बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से पहले की जो कक्षाएं हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक कक्षा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है प्राथमिक कक्षा और प्रारंभिक कक्षा में। आप लोग भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। देखिए, जो 5+3+3 का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 10+2 के स्थान पे आया था। हमारे देश में जो पहले शिक्षा की प्रणाली थी वो थी 10+2, लेकिन अब क्या शिक्षा की प्रणाली है, 5+3+3+4। तो ये जो है वो किसके लिए है, 3 वर्ष की जो आयु होती है, मतलब जो जब बच्चा, देखिए जब बच्चा 3 साल का होता है, जन्म से लेकर 3 साल तक का, तो वो उस समय कहीं नहीं जाता है। लेकिन जब वो 3 से लेकर 6 साल के बीच में होता है, क्योंकि वो जब 6 साल का होगा तभी प्राथमिक स्तर में पहले कक्षा में जाएगा। तो जो ये ड्यूरेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, प्री स्कूलिंग करते हैं उसकी। तो अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन करते हैं, मतलब चाइल्डहुड के पहले की केयर हम लोग करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, वह आता है ECCE के अंतर्गत। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ECCE होता है उसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब बचपना से पहले, बचपना हमें कब होती है, बाल्यावस्था कब होती है, 6 वर्ष के होते हैं हम लोग, तब बाल्यावस्था हमारी होती है। तो बाल्यावस्था की जो पहले की अवस्था है उसमें क्या करना है, बच्चों को हमें साक्षर करना है, बच्चों को हमें गेम के माध्यम से सिखाना है। उनके लिए हम लोगों ने आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इत्यादि का हम लोगों ने आयोजन किया हुआ है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ECCE। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को भीतर देनी चाहिए। मतलब यहाँ सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा हुआ है कि जब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई भी घटना आती है तो उसकी जो सूचना है वह बाल कल्याण समिति को देनी है। पहला हमारा क्वेश्चन यही बन जाता है, किसको देनी है, तो बाल कल्याण समिति को देनी है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी पुलिस वाली कार्रवाई होगी तो बाल कल्याण समिति को दी जाएगी उसकी सूचना। हमारा ऑप्शन है 24 घंटे की कार्रवाई की जा रही है, दूसरा हमारा है रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे में, तीसरा हमारा है अपराध के 18 घंटे में, चौथा हमारा है रिपोर्ट मिलने के 48 घंटे में। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं बाल यौन शोषण के बारे में, मतलब पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो जब भी यह घटना घटी रहती है और जब इसका रिपोर्ट पुलिस को मिलता है
उसके 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, बाल कल्याण समिति को हमें अपना रिपोर्ट सौंपना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई कि 5 वर्ष की आयु से प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका में जाएगा। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा और बाल वाटिका की बात कहा गया है, जिसमें ECCE को पढ़ाने योग्य शिक्षक होगा, बाल वाटिका है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जब बच्चा क्या होता है, चाइल्डहुड से पहले होता है, तो वह अपने प्राथमिक विद्यालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि NEP 2020 में साफ साफ कहा गया है कि जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं होगा हम लोग क्लास 1 में उसका एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो 6 वर्ष से पहले की ये बात है। यहाँ 5 वर्ष की आयु में बोला गया है, तो वह ECCE के अंतर्गत आएगा। और हम जानते हैं कि ECCE के अंतर्गत हमारा क्या होता है, ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन में पहला हमारा है कक्षा 1 से पहले की कक्षा, दूसरा हमारा है कक्षा 3 से पहले की कक्षा, तीसरा है कक्षा 2 से पहले की कक्षा, और चौथा हमारा है कक्षा 4 से पहले की कक्षा। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग ECCE के बारे में बात करते हैं, बाल वाटिका और आंगनवाड़ी के बारे में बात करते हैं, वह हमेशा कक्षा 1 से पहले की कक्षा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। सीधे सीधे FLN के बारे में बात कर रहा है, FLN के बारे में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लिटरेसी, साक्षरता और न्यूमरेसी नंबर की बात करते हैं। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो सीधा सीधा मतलब ये है, FLN के बारे में पूछा हुआ है कि FLN का जो उद्देश्य है वो किस कक्षा तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और शिक्षा देने की बात करता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 1। तो हम जानते हैं कि जो FLN की बात है वो कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए कहा गया है कि जब तक हमारा बच्चा कक्षा 3 में जाता है तो वो क्या करे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की उसको जानकारी हो जाए, बुनियादी साक्षरता उसको हो, वह हल्का फुल्का वर्ड को पढ़ सके और उसको संख्या ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत वो कैलकुलेशन कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 हमारा कह रहा है FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए थे। देखिए जब हमारा FLN आया हुआ था, जो उसके दिशा निर्देश हैं वो किसने दिए हुए थे, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, KVS ने, दूसरा है नवोदय विद्यालयों ने, तीसरा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, चौथा है CBSE ने। तो देखिए अब कुछ बच्चे क्या है, KVS का एग्जाम देने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे KVS के ले रहेंगे, लेकिन जान लीजिए KVS FLN को नहीं लेके आया था। FLN जब आता है या फिर कोई भी जब नीति आती है तो सबसे पहले वो केंद्रीय विद्यालयों में ही लागू होता है, यह बात सही है। लेकिन दिशा निर्देश किसने दिए थे, भारत के शिक्षा मंत्रालय ने दिया था, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता चुका है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितने कार्य दिवस और कितने घंटे होगा, और आप लोग 6 से 8 वाला, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है कार्य दिवस और शैक्षिक घंटा, उसको कमेंट में बताएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वो 1 से लेकर 5 तक की, 1 to 5 की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा है 220 कार्य दिवस 800 घंटे, दूसरा हमारा है 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, तीसरा हमारा है 210 कार्य दिवस 500 घंटे, चौथा हमारा है 200 कार्य दिवस 800 घंटे। तो देखिए जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमें 200 कार्य दिवस मतलब 365 दिन में हमें 200 दिन काम करना है और 800 घंटे काम करना है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 200 कार्य दिवस की बात होती है और 800 घंटे की बात होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आप लोग बताएंगे 6 to 8 के लिए कितने कार्य दिवस और कितने घंटे होते हैं। जिसने भी वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से देखा होगा उसको ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। सरकार की ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा हो या IECUC केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है।
यहाँ देखिए ECCE की बात कहा गया है। जब भी हम जानते हैं, जब भी क्वेश्चन में ECCE आएगा तो इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका मतलब है बच्चा 6 वर्ष से कम का है, और 6 वर्ष का कम का है तो कभी भी अगर हमें ऑप्शन में आंगनवाड़ी दिख जाए, बाल वाटिका दिख जाए, तो वही ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, प्री स्कूल केंद्र, बाल देखभाल केंद्र, पालना घर और आंगनवाड़ी। देखिए चारों ऑप्शन क्या है, लगभग सेम है, लेकिन हमें आंगनवाड़ी पर टिक करना है क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है ECCE के अंतर्गत। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था। देखिए अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जिन बच्चों ने वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा उनको पता होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है नवंबर 14 2012, दूसरा हमारा है 14 नवंबर 2020, तीसरा है 9 नवंबर 2012, चौथा हमारा है 9 नवंबर 2011। तो देखिए पॉक्सो एक्ट 2012 में आया हुआ था, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन 2012 है, तो 14 नवंबर 2012 को हमारा पॉक्सो एक्ट आया हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। अब देखिए जिन बच्चों को याद नहीं हो पा रहा है, हमें यह डेट को भी याद करनी है कि किस डेट को आया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सन याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, डेट को भी याद करना है। तो हमें याद कैसे होगा, देखिए जो पॉक्सो एक्ट आया था वो क्या था कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 18 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ जो यौन अपराध होता है या फिर जो यौन अपराध की जो कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ ये एक्ट आया हुआ था। तो हम लोग बाल दिवस कब मनाते हैं, हम लोग बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। तो हम लोग याद रखेंगे जो पॉक्सो एक्ट आया था वो बच्चों के लिए था, 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए था, और 14 नवंबर 2012 को आया हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पहला एकदम सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब NEP 2020 हमारी आई थी तो वह 10+2 जो पहले की व्यवस्था थी वो क्या थी, 10+2 वाली व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, 10+2 में परिवर्तन करके हमें 5+3+3+4 वाले कॉन्सेप्टों को दिया गया था। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन किस में हमारा है, 5+3+3+4 इसमें नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 5+3+3+4 वाली कॉन्सेप्ट थी कि हमें इसी सीक्वेंस में बच्चों को क्या करनी है, शिक्षा देनी है। अब 10+2 मॉडल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा कि 10+2 मॉडल अब नहीं है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। पोक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों से संबंधित है। पोक्सो अधिनियम के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो हम लोग जानते हैं जो पॉक्सो अधिनियम है वो 18 वर्ष से कम, देखिए कभी कभी उम्र भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। कभी पूछ सकता है 10 वर्ष का बच्चा है या फिर 16 वर्ष का बच्चा है, 18 वर्ष का बच्चा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो 18 वर्ष से कम की आयु का बच्चा है। तो उसके लिए था, तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2011, यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2011, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो देखिए जिसने भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में आया था। तो हमें दो ऑप्शन निकल के मिल गए कि 2012 में आया हुआ था। अब बात यहाँ पे आती है कि बच्चों के यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम। अब देखिए बच्चों की रोकथाम थोड़ी करनी है, बच्चों के ऊपर जो हो रही है उसका रोकथाम करना है, बच्चों का संरक्षण करना है हमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जो बच्चों पे अपराध होते हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके, इसके लिए यह एक्ट आया था 2012 में। कब, उसका डेट क्या है, 14 नवंबर। और हम लोगों ने याद किया है कि 14 नवंबर को क्या है, बाल दिवस है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन हमारा है संसाधन शिक्षक, दूसरा है कुशल शिक्षक, तीसरा है अनुभवी शिक्षक और चौथा है विषय शिक्षक। देखिए यहाँ अक्षम विद्यार्थियों मतलब जो दिव्यांग विद्यार्थी है, उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है मानसिक या फिर शारीरिक रूप से, उनको पढ़ाने के लिए हमें कैसा शिक्षक चाहिए। तो हम जानते हैं विषय शिक्षक क्या होता है। विषय शिक्षक अपना किसी एक विषय में वो प्रवीण होता है, उसको पढ़ाने में वो माहिर होता है।
तो हमें ऐसे शिक्षक को नहीं चाहिए। अनुभवी शिक्षक क्या होता है? अनुभवी शिक्षक किसी एक एरिया में अनुभव प्राप्त किया रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कोई दाँत का डॉक्टर है, तो वो क्या है, उनको अनुभव है दाँत से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अनुभव है इस चीज़ का, क्योंकि उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग मिली हुई है। तो अनुभवी शिक्षक को भी नहीं करना है। कुशल शिक्षक, देखिए कुशल शिक्षक कुछ होता ही नहीं है। अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं तो हम कुशल हैं, और अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम कुशल नहीं हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संसाधन शिक्षक। हमें रिसोर्स शिक्षक का जो है यूज़ करना होगा, ऐसा शिक्षक जो कि अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी जो है कैपेबल हो, और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए भी कैपेबल हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे गिरोह की आयु, गैंग एज, सीधे सीधे पूछा गया है, गैंग एज किसे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा हमारा है उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा है किशोरावस्था। देखिए ये सबको पता है कि जो गिरोह की आयु, जो गैंग एज है, वो बाल्यावस्था को बोलते हैं। अब इन तीनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है कि किसको बोलते हैं। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा उस समय काफ़ी छोटा होता है, 2 से लेकर 6 वर्ष का होता है, तो वह गिरोह नहीं बना पाता उस समय। अब बात ये आती है कि मध्य बाल्यावस्था है कि उत्तर बाल्यावस्था है। देखिए जो मध्य बाल्यावस्था है वो 6 से 8 तक की उम्र है, और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 8 से 12 की है। 8 से 12 वाले उम्र में बच्चा क्या है, विद्यालय का एक सक्रिय मेंबर बन चुका है। अब उसके कई सहपाठी हैं, तो हम लोग बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, गैंग एज में रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्रों को किस नाम से प्रस्तावित किया गया था? देखिए यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया था। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है ज्ञान, दूसरा है परख, तीसरा है दिशा, और चौथा है दीक्षा। तो देखिए मूल्यांकन संबंधित हमारा क्या है, परख है। परख जो हमारी प्रणाली है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, परख का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप लोग अगर जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लीजिए। परख का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परफॉर्मेंस असिस्मेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब हम लोग देखेंगे कि बच्चा क्या है, कितना ज़्यादा क्रिएटिव लर्निंग के द्वारा वो सीख रहा है, उसका कितना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। वो आपका हो गया परख। वहीं अगर हम लोग दीक्षा की बात करें, तो जो दीक्षा जो है वो क्या होती है, टीचरों की ट्रेनिंग उस पर होती है। दीक्षा एक ऐप है जिसके माध्यम से टीचर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्कूल योजना विकास के तहत स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है। देखिए एक स्मार्ट पहल चला हुआ था, सीधे सीधे जिसको इसका फुल फॉर्म पता रहेगा वो इस आंसर को कर लेगा। अब देखिए इसमें कई तरह के आंसर हैं, तो सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब होता है मिजरेबल, मतलब जिसको मापा जा सके, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। तो सबसे पहले हम लोग विशिष्ट खोजते हैं, हमारे 3 ऑप्शन में विशिष्ट है। आगे हम लोग देख लेते हैं, दूसरा हमारा है एम, जिसका मतलब होता है मिजरेबल, मतलब जिसको मापा जा सके। तो यहाँ क्या है, देखिए दोनों ऑप्शन में मेजरेबल नहीं है, मतलब मापने योग्य हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है। जिसको इसका फुल फॉर्म पता रहेगा वो कर लेगा। तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, और क्या है अचीवेबल, मतलब जिसको हम लोग अचीव कर सके। और उसके बाद क्या है, रिलेवेंट होता है, फिर टाइम बाउंडेड होता है, टाइम पे आधारित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 23 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारा है प्रसार प्रबंधन को, दूसरा हमारा है प्रसार कार्यकर्ता को, तीसरा हमारा है ग्रामीण नेता को, चौथा हमारा है प्रसार विशेषज्ञ को। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो भी होते हैं वो समुदाय के अंतर्गत रह के किया जाता है, और कर्ता कौन है, जो कार्यकर्ता होता है। तो इसका मतलब जो धुरी है, जो उसका मेन बेस है विकास कार्यक्रम को चलाने वाला, वो क्या होता है, कार्यकर्ता होता है। प्रबंधक का काम क्या है, वो प्रबंधन कर देगा। ग्रामीण नेता से कुछ मतलब ही नहीं है। विशेषज्ञ क्या क्या होगा, वो अपना सलाह दे देंगे, लेकिन जो बेस उसका है, जो कार्य करने की जो धुरी है, वो क्या करता है, प्रसार कार्यकर्ता ही होता है, जो उसको करने वाला होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बच्चों के शिक्षण की एक विधि है? देखिए जिसने भी लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो भी जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि स्वलीनता किसे कहते हैं। इसका नाम स्वलीनता है। स्व मतलब होता है खुद में, और लीनता मतलब लीन,
मतलब खुद में ही लीन रहना, ज़्यादा किसी से बात ना करना, किसी चीज़ में एक्टिव ना रहना, सामाजिक रूप से भागीदार ना होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटिज़्म, मतलब स्वलीनता। स्वलीनता एक प्रकार की बीमारी है, बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षण विधि होती है वो किस प्रकार से होती है, ऑप्शन पे हम लोग नज़र डालते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है PECS, दूसरा हमारा है ब्रेल, तीसरा हमारा है टेलर फ्रेम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो स्वलीनता से ग्रसित जो बालक होता है उसको हम लोग PECS विधि से पढ़ाते हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, डिसएबिलिटी से तो क्वेश्चन आएगा ही कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो हम लोग उसको किस विधि से पढ़ाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे स्वलीनता वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग ब्रेल की बात करें तो हम जानते हैं जो ब्रेल लिपि होती है, जो बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि क्या होती है, छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं, बच्चा क्या करता है उनको टच करके पढ़ता है। और जो ब्रेल लिपि है उसका जो आविष्कार किया गया था, उनके नाम पे ही ब्रेल रखा गया है। उनका नाम था लुई ब्रेल। तो हम लोग जानते हैं कि लुई ब्रेल द्वारा ब्रेल लिपि की आविष्कार किया गया था। और जो ब्रेल लिपि है वो अंधे बच्चों के लिए है जो देखने में असमर्थ हैं। वहीं अगर हम लोग 4 जुलाई की बात करें तो हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को, सॉरी, 4 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तो थे आज के 25 क्वेश्चन। आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही सही लगाया है, आपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिख के बताइए, हम ज़रूर लाएंगे। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।